आईटीआर फाइलिंग 2026-27 शुरू हो गई है। इस बार नए चेंजेस हैं। एक गलती पर नोटिस आ सकता है, इसलिए सही फाइलिंग सीखो। तो फाइनली भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साल की आईटीआर फाइलिंग की यहाँ पे शुरुआत कर दी है। आईटीआर 1 और 4 फॉर्म यहाँ पे जो है लाइव कर दिया असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल के अंदर प्रोसेस बताऊंगा आईटीआर 1 का, न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं और इस बार आपको ध्यान रखना है, वरना अगर आपसे एक भी गलती हुई तो आपको नोटिस मिल सकता है। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यू। और इतना ही नहीं, अगर आप खुद सीखना भी चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन आउट कर सकते हैं जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ट सेलर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिफोर द फाइलिंग आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे चेक करनी है। तो पहले अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो आपके पास फॉर्म 16 यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपको कैश के अंदर सैलरी मिलती है, अगर आपका टीडीएस वगैरह नहीं कटता है, फॉर्म 16 कभी नहीं दिया गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी आप आईटीआर आराम से फाइल कर सकते हो। इसके साथ में आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट अपना खुद का सेविंग अकाउंट का होना चाहिए ताकि आप अपनी टोटल इनकम को भी जो एक बार क्रॉस चेक वेरीफाई कर सको। तो गाइस सबसे पहले आपको पोर्टल पे जाकर जो है सबसे पहला अपना जो है फॉर्म 26 एएस चेक करना है। इसके लिए ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको व्यू फॉर्म 26 एएस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ना सिंपली आपको असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट कर लेना है, व्यू एज ए एस्टीमेल कर दीजिए, व्यू एंड डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपकी इनकम के अगेंस्ट में जितना भी टीडीएस कटा होगा उसकी पूरी समरी दिखाई देने वाली है। एक चीज का अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आईटीआर फाइलिंग करने से पहले आपका 26 एएस यहाँ पे अपडेट होना जरूरी है। अगर ये अपडेट नहीं हुआ तो भाई फिर आपको वेट करना है, अभी ऐसे तुरंत आपको आईटीआर फाइलिंग नहीं करनी है। अगर टीडीएस कटा है यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो वेट यहाँ पे जरूर करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा दूसरी चीज, आपको अपना एआईएस भी यहाँ पे चेक कर लेना है। पोर्टल के ऊपर ही टॉप के ऊपर आपको यहाँ पे एआईएस का बटन मिल जाएगा, इसको ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे ना सिंपली आपको क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर अपना जो है बेसिकली 25-26 का टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी जिसको टीआईएस बोलते हैं उस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। मोस्टली इन्फॉर्मेशन तो जहां जहां भी आपका टीडीएस कटा होता है वहीं से रिफ्लेक्ट होकर आती है, लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होती है जहां पे आपका टीडीएस नहीं कटा होता, जैसे चाहे बैंक का इंटरेस्ट हो गया या अपने कोई स्टॉक्स बेचे, म्यूचुअल फंड्स बेचे, तो सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपका जो ये टीआईएस बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करना है। अगर सिर्फ सैलरी की इनकम है, पेंशन की इनकम है, बैंक का इंटरेस्ट है, डिविडेंड की इनकम है और रेंटल इनकम है और कोई भी अदर इनकम है तो आप आईटीआर 1 की तरफ जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपका सेल ऑफ सिक्योरिटी है, अगर आपने म्यूचुअल फंड बेचे हैं या लेट सपोज अगर आपने स्टॉक्स बेचे हैं और उस पर अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है 1,25,000 से ज्यादा या फिर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो फिर आपको आईटीआर 2 फॉर्म का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, अभी आप फाइल नहीं कर पाओगे। तो आईटीआर 1 केवल उन्हीं के लिए जिनकी नॉर्मल से इनकम है। तो जो भी सैलरी पेंशन पर्संस है, जिनका एलटीसीजे विद इन द लिमिट है, जिनकी एग्रीकल्चर इनकम लेस देन द 5,000 रुपीज दिखाना अपना चाहते हैं या कोई भी अपना छोटा मोटा अदर इनकम दिखाना चाहते हैं, वही केवल आईटीआर 1 यहाँ पे फाइल कर पाएंगे। अब फाइल कैसे करनी है तो बड़ा ही सिंपल है, आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे असेसमेंट ईयर, सिंपली आपको 26 और 27 सेलेक्ट करना है, मोड आपका ऑन रहेगा, सिंपली आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपना स्टेटस जो है इंडिविजुअल रखना है। उसके बाद में आई नो विच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल, तो मैंने बताया आईटीआर 1 आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और ये बता भी देगा कि केवल इंडिविजुअल पर्सन ही यहाँ पे फाइल कर पाएंगे और कंडीशन भी है एलटीसीजी वाली जो मैंने आपको बताई उसके अकॉर्डिंग। तो अगर एसटीसीजी वगैरह है तो यहाँ पे इस फॉर्म को आपको फाइल नहीं करना, फिर आपको आईटीआर 2 की तरफ जाना पड़ेगा। तो सोच समझ के आईटीआर 1 को यहाँ पे फाइल कीजिएगा। उसके बाद में सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दिखेंगे आपसे रीजन पूछेगा कि भाई इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे क्यों फाइल करना चाहते हो। तो वैसे तो बहुत सारे रीजन है, इसमें बेस्ट सिनेरियो ये रहता है हमेशा, आप सिंपली अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू कर लीजिए। अब आप देखेंगे 1 बाय 1 करके बहुत सारी टैब खुल जाएगी। शुरुआत करते पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। अब भाई यहाँ पे ना पहली चीज इस साल ये चेंज हुआ है कि हर बार तो सीधा ही हम लोग अपने एम्प्लॉय की कैटेगरी सेलेक्ट करते, लेकिन इस बार पहला स्टेप ही आपको ये लेना है, अपना जो कॉन्टेक्ट वाला डिटेल्स है ना यहाँ पे आपको एडिट करना पड़ेगा, वरना लास्ट में जाके ना एरर आएगा। तो इसको सिंपली आपको एडिट कर लेना है और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एडिशनल ऑप्शन आप ऐड हो चुका है आपके सेकेंडरी एड्रेस का। जी हाँ, तो प्राइमरी एड्रेस तो आपके डेटाबेस में ऑलरेडी डला होगा अगर आप पहले आईटीआर वगैरह फाइल करते हो तो। अब बस यहाँ पे डिपार्टमेंट को ये कंफर्म करना है, अगर आपका कोई दूसरा भी एड्रेस है तो नया एड्रेस यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, वरना जो आपका प्राइमरी एड्रेस है उसी को आप सेकेंडरी बना सकते हो। तो आप सिंपली यस बटन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर से अपना कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में हर साल की तरह यहाँ पे नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको फॉर्म 16 यहाँ पे मिला हुआ है या लेट्स सपोज नहीं भी मिला हुआ है,
लेकिन आप सैलरी पर्सन है या पेंशनर पर्सन है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से तो स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी रिटायर्ड पर्सन है तो उसके भी यहाँ पे आपको पेंशनर के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय है तो बेस्ट सिनेरियो केस है आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आईटीआर फाइल आप 1 इसलिए फाइल कर रहे हैं कि मेरे को कोई सैलरी की इनकम नहीं दिखानी, मेरी छोटी मोटी अदर इनकम है वो दिखाना चाहता हूं, तो सिंपली आप नॉट एप्लीकेबल पे भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में फाइलिंग सेक्शन, इसको छेड़छाड़ नहीं करना, आपका 139 सबसेक्शन 1 ही रहेगा। उसके बाद में नीचे आना है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका नो रहने वाला है। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताना चाहूंगा। अगर आपकी पूरे साल भर की इनकम फाइनेंशियल ईयर अपना 25-26 से लेकर यानी अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 के बीच में आपने टोटल इनकम अगर 12 लाख रुपए या उसके नीचे यहाँ पे कमाई है, बेसिकली उसके अंदर आपका कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये सब कुछ है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमेशा आपको न्यू टैक्स रेजिम ही अडॉप्ट करनी है, क्योंकि वहाँ पे 12 लाख तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। और इसके लिए मेक श्योर कीजिए इस ऑप्शन को आपको हमेशा नो रखना है। तो अगर आप ओल्ड टैक्स में जाना चाहते हैं तभी इस ऑप्शन को आपको यस करना है, वरना 12 लाख रुपए या उसके नीचे के इनकम है तो बिना कोई दिमाग लगाए हमेशा आपको सिंपली यहाँ पे ये नो वाला जो ऑप्शन है वही सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद में यहाँ पे एक और ऑप्शन है 7th प्रोविजो का, ये बाय डिफॉल्ट ही आपका नो रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर रिप्रेजेंटेटिव असेसी कोई फाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपको इसको भी नो रखना है। नीचे की साइड में आपकी बैंक डिटेल्स होगी जो ऑलरेडी प्रीफिल्ड वगैरह होगी। उसके बाद में यहाँ पे आपको जाना है ग्रॉस टोटल इनकम में, तो यहाँ पे आपके हेड्स खुल जाते हैं। पहला जो आपका हेड होता है वो सैलरी का होता है, इनकम फ्रॉम द सैलरी। यहाँ पे सिंपली आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है। इस साल अगर आप देखेंगे कॉलम्स के अंदर कुछ खास चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1, तो आप अपना फॉर्म 16 उठाइए, ऊपर टॉप के ऊपर जो भी सैलरी का अमाउंट दिया हुआ है वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। वैसे अगर आप लोग चाहोगे तो मैं फॉर्म 16 के साथ में अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी तक मोस्टली जो एम्प्लॉयर्स है उन्होंने फॉर्म 16 इशू नहीं किया है। अगर इशू हो जाता है उसमें टॉप पे देखिए वहां पे सैलरी मिल जाएगी आपको, वो सैलरी आप डाल सकते हैं, वरना घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपका टीडीएस वगैरह भी कटा हुआ है या एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रखा है, एआईएस के अंदर दिख रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ही ऑटोमेटिकली डेटा जो है आपका सैलरी वाला ये जो कॉलम है इसके अंदर आपका रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स से अगर आपकी 12 लाख रुपए की इनकम है तो जैसे मैंने 12 लाख रुपए डाल दिया, फिर यहाँ पे वैल्यू ऑफ द परक्यूसिट, ये सिंपली तरीके से ब्रेकअप होता है, तो आप अपना फॉर्म 16 चेक कर सकते हैं। ये केवल 10% केस के अंदर मिलता है, वरना 90% केस में ये नहीं देखने को मिलेगा। आपको सिंपली जो ग्रॉस सैलरी है अपनी वही सिंपली यहाँ पे पूरी की पूरी पुट कर देनी है जो फॉर्म 16 में दिखाई दे रही है। लेट सपोज कोई कहता है मेरे को तो फॉर्म 16 नहीं मिलता, मेरे को तो भैया सीधा कैश में सैलरी मिलती है, तो जितना भी आपको मंथली बेसिस पे कैश के अंदर सैलरी मिलती है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना भी आपका अमाउंट आ रहा है इस वाले कॉलम के अंदर सिंपली यहाँ पे आपको पुट कर देना है। उसके बाद में भाई यहाँ पे आता है आपका एग्जेम्प्ट अलाउंस का एक कॉलम। तो देखिए हम लोगों ने ना न्यू टैक्स यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है और न्यू टैक्स में कुछ खास बेनिफिट देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे उन्हीं को बेनिफिट देखने को मिलेंगे न्यू टैक्सेस में, स्पेशली जो इस साल रिटायर्ड हो रहे हैं, जिनको ग्रेच्युटी वगैरह मिल रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रेच्युटी का कॉलम दिया हुआ है, इसके अलावा कम्युनिटी पेंशन का दिया हुआ है, इसके अलावा लीव एनकैशमेंट वगैरह मिला हुआ है तो उसका कॉलम दिया हुआ है, जो कि चीजें एग्जेम्प्ट होती है और न्यू हो चाहे ओल्ड टैक्सेस हो दोनों के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी 99% केस के अंदर ये रहता है कि न्यू टैक्स में मोस्टली आपको कोई भी ऐसा अलाउंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अगर फिर भी अगर आप एलिजिबल हो तो यहाँ पे आप डेफिनेटली डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड एडिशन बाय डिफॉल्ट आपको 75,000 रुपए मिल जाएंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोफेशनल टैक्स जो 1224 रुपए का रहता है वो कोई भी आपको न्यू टैक्स में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी गाइस अगर आप न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स के अंदर यहाँ पे कंफ्यूज है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जहाँ पे मैंने एक एआई बेस्ड आपको एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर बताया था, जिसमें आप इजीली यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद में भाई यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका हाउस प्रॉपर्टी का। यहाँ पे इस साल जरूर चेंजेस है, आप एक साथ 2 हाउस प्रॉपर्टी को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी मिलेगा, ऐड डिटेल्स की भी आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे ना 2 प्रॉपर्टी के एड्रेस आप डाल सकते हो। पहले आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी का एड्रेस डालना है, तो चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, रेंटल प्रॉपर्टी है, आप उसका सिंपली एड्रेस डालिए। उसके बाद में यहाँ पे ऑनरशिप पूछेगा प्रॉपर्टी की, किसकी प्रॉपर्टी है, खुद की है, स्पाउस वगैरह की है। फिर इसके अंदर अगर कोई को ओनर भी है प्रॉपर्टी के अंदर तो आप यहाँ पे जो है नो कर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप खुद हो जाते हैं, मतलब 100% ऑनरशिप आपके पास है। लेकिन अगर कोई को ओनर है तो आप यस बटन पे क्लिक करके उस को ओनर की
पैन कार्ड वगैरह, पैन नंबर डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पे बकायदा ऐड कर सकते हो। और लेट्स सपोज अगर आप 100% ऑनर खुद ही है तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मिल जाता है, तो यहाँ पे आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बताना चाहूंगा इंटरेस्ट ऑन द बोरो कैपिटल, यानी होम लोन अगर आपने ले रखा है तो उसका न्यू टैक्स रिजिम के अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी आपको बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप एक प्रॉपर्टी आपने ऐड करा दी, उसके बाद में नीचे वापस जब आप ऐड करेंगे तो ये दूसरे प्रॉपर्टी का भी ऑप्शन खुल जाएगा, यानी अब एक साथ दो प्रॉपर्टी आप ऐड कर सकते थे, पहले केवल एक ही प्रॉपर्टी का आपको ऑप्शन मिलता था। तो पहले क्या होता था, अगर लेट्स सपोज आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी से भी रेंटल इनकम आ रही है तो हमें ITR 2 फॉर्म यहाँ पे यूज में लेना पड़ता था, क्योंकि वहीं पे हमें ये ऑप्शन अवेलेबल था। बट ITR 1 के अंदर सहूलियत ये दी गई है, अगर दो प्रॉपर्टी भी चला रहे हो, रेंटल इनकम कमा रहे हो, या एक सेल्फ है या एक रेंटल है, तो भी आप ITR 1 के अंदर उन चीजों को इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी के अंदर सिंपली अगेन आपको सेम सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे टाइप ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, तो यहाँ पे आप सिंपली अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर मान लीजिए एक प्रॉपर्टी जैसे हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दी, एक प्रॉपर्टी को हम लोग लेट आउट कर देते हैं, तो जितनी भी आपकी 12 महीने के अंदर आपको जो रेंटल इनकम यहाँ पे रिसीव होती है वो सिंपली आपको इस कॉलम में डालनी है। उसके बाद में यहाँ पे टैक्स पे टू द लोकल अथॉरिटी आता है, तो म्युनिसिपल पार्टी को जितना पूरे साल भर के अंदर टैक्स पे करते हो उसका आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। और ध्यान रखिएगा ये उसी केस में एप्लीकेबल है, चाहे न्यू वर्सेस हो, ओल्ड टैक्स हो, दोनों के अंदर ही, जब प्रॉपर्टी आपकी जो लेट आउट है यानी आपने रेंट पे दी हुई है तो उसी के ऊपर ये डिडक्शन मिलेगी। साथ में अच्छी बात ये है कि न्यू टैक्स रिजिम के अंदर अगर आपने होम लोन भी ले रखा है बेसिकली उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो लेट आउट है उसके ऊपर भी आपको डिडक्शन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे सिंपली आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, और जिस भी बैंक से आपने लोन लिया हुआ है, पिछले साल भी एडिशनल डिटेल्स मांगी जा रही थी, इस साल भी मांगी जाएगी, तो आपको बाकायदा पूरी डिटेल्स देनी है, कौन से बैंक से लोन लिया है, लोन का अकाउंट नंबर क्या है, कब लोन जो है आपका सैंक्शन हुआ था, टोटल लोन का अमाउंट कितना है, अभी तक कितना आउटस्टैंडिंग बचा है, और जो 2 लाख रुपए की डिडक्शंस होती थी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे और यहाँ पे लेट आउट पे तो मतलब मैक्सिमम रहता था, तो यहाँ पे भी आपका एक्चुअल में जो भी इंटरेस्ट बनता है, यहाँ पे आपका जो EMI पोर्शन जा रहा है, आप इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट मांगिए अपने बैंक से, उसमें बकायदा पोर्शन होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, तो जितना भी इंटरेस्ट का आपका अमाउंट है वो बकायदा आप इस कॉलम के अंदर डाल सकते हो। और जैसे यहाँ पे आप डिडक्शन लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चीजें जो है माइनस के अंदर आ जाएगी, अगर यहाँ पे अगर आपने मैक्सिमम डिडक्शन ले रखी है तो। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आप सेव कर दीजिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 दोनों ही यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो जैसे हमारा यह इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म होता है, उसके बाद में इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस आता है। यहाँ पे कुछ चीजें आपको प्रेफर्ड मिलेगी जो आपकी AIS से आ रही है। तो मैंने जैसे बताया था कि TIS AIS के अंदर आपको डिविडेंड की इनकम होती है, बैंक का इंटरेस्ट होता है, ये चीजें आपको प्रेफर्ड मिल जाती है। बस एक चीज वेरीफाई कर लेना, अपने बैंक स्टेटमेंट, मैंने बताया था आपको बैंक स्टेटमेंट अपना रखना है अपने पास में, ताकि आप ये चीजें वेरीफाई कर सको कि बैंक का इंटरेस्ट आपको कितना मिला है, कोई FD करा रखी है तो उसका इंटरेस्ट कितना मिला, तो ये चीजें एक बार वेरीफाई कर लेना, अपडेट जरूर होनी चाहिए। फिर भी मान लो इन वैल्यूज को अगर आप चेंज करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एडिट का बटन दिया हुआ है, बाकायदा आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, फैमिली पेंशन हो गई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एनी अदर का भी कॉलम दिया हुआ है, तो कोई ऐसी इनकम है जिसको आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं लेकिन उसका एक पर्टिकुलर आपको कैटेगरी नहीं मिल पा रहा है, तो सिंपली आप एनी अदर के अंदर जाकर एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो उस इनकम का, और यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हो जो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग चार्ज होगी। तो सिंपली यहाँ पे अगर कोई भी एनी अदर के भी अंदर यहाँ पे आपकी इनकम कोई रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसी कुछ हो रही है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा। तो मान लीजिए जो लोग यहाँ पे मोस्टली नील की रिटर्न भी यहाँ पे फाइल करते हैं, उनकी कोई सैलरी वगैरह कुछ भी इनकम नहीं है, बस थोड़ा मोटा यूं ही कमा लेते हैं, तो वो भी भाई अपना एनी अदर के अंदर डालकर एक डिसेंट से इनकम डालकर अपनी ITR वगैरह फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी सारी चीजें होने के बाद में टोटल आपकी यहाँ पे इनकम हो जाती है। फिर यहाँ पे आपको एक एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपकी एग्रीकल्चर कोई इनकम है या आपकी कोई LIC मैच्योर हुई है जिसपे कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला, वो चीजें यहाँ पे मेंशन होती है। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड इनकम ध्यान रखिएगा, अंडर द 5000 रुपीज ही आप केवल दिखा पाओगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई LIC पॉलिसी मैच्योर हुई है, टैक्स फ्री है बकायदा, तो वो चीजें आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो NPS हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट हो गया, PPF का अकाउंट मैच्योर हो गया, तो जो भी सम रिसीव हुआ है जिसके ऊपर आपका कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं लगने वाला, वो पूरा अमाउंट एग्जेम्प्टेड जो अमाउंट होता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। प्लस यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बार यहाँ पे चेंज ये किया गया है, पहले ना सिंपली एक ही कैटेगरी होती थी, मतलब आप कैटेगरी सेलेक्ट करो सीधा अमाउंट डाल दो, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखोगे जैसे अगर मैंने अदर इनकम सेलेक्ट किया तो पहले सीधा ही मैं मान लीजिए कोई फैमिली फ्रेंड से मेरे को कोई अमाउंट रिसीव हुआ है जिस पर टैक्स नहीं लगने वाला, वो सीधा मैं यहाँ पे डाल देता था। लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे तो अब आपको ना यहाँ पे सब कैटेगरी यहाँ पे मिल चुकी है, तो बकायदा आपको चीजें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में आपको अमाउंट डालना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक और कॉलम मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेसिकली। तो देखिए मैंने बताया था ITR 1 आप तभी फाइल कर पाएंगे अगर कोई भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, प्लस अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है तो 1,25,000 के आपका नीचे होना चाहिए।
तो सिंपली आप अपना डीमेट अकाउंट की जो रिपोर्ट्स होती है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। म्यूचुअल फंड की है तो कैम्स की रिपोर्ट्स होती है, के फंटैक की रिपोर्ट होती है, या एमएस सेंट्रल पे जाइए वहां पे रिपोर्ट्स होती है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे बकायदा आपको रिपोर्ट्स में ही देखने को मिल जाता है कि कितना मेरा कैपिटल गेन है। बाकी जब ITR 2 फॉर्म रिलीज होगा उस पर मैं सेपरेट वीडियो पूरा बना दूंगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल सेल कंसिडरेशन यानी कितने वैल्यू के अमाउंट ऑफ द शेयर्स, इक्विटी शेयर्स या फिर आपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स यहाँ पे सेल आउट किए। लेट से आपने 10 लाख रुपए के सेल आउट किए और आपने जब उसको खरीदा था तो मान लीजिए आपने 9 लाख रुपए के अंदर खरीदा था, तो अल्टीमेटली 1 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। अगर 1,25,000 से ज्यादा यहाँ पे आप देख सकते हो तो आपको वार्निंग भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कभी भी 1,25,000 को भाई क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर क्रॉस करता भी है तो आप ITR 1 को फाइल ही नहीं कर पाओगे, ये वार्निंग दे देगा। उसके बाद में आता है भाई यहाँ पे टोटल डिडक्शंस का कॉलम। तो देखिए न्यू टैक्स में हमें कुछ खास डिडक्शन वैसे देखने को नहीं मिलती है। मेनली जो इसमें होता है, अगर आपका एम्प्लॉयर जो है आपके NPS अकाउंट के अंदर कंट्रीब्यूट करता है तो आपके फॉर्म 16 में ही 80 CCD सबसेक्शन 2 होगा, वहां पे सिंपली आप अमाउंट चेक कीजिए, वहां पे अमाउंट लिखा होगा, उतना अमाउंट यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, उतनी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई भी फर्दर डिडक्शन देखने को नहीं मिलती, ना ही कोई सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे आपको डिडक्शन देखने को मिलती है, ना ही सीनियर सिटीजन के लिए FD के अमाउंट पे मिलती है, ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं मिलता। वो सारी चीजें ओल्ड टैक्स में मिलती है। लेकिन मैंने आपको सिंपल सा फंडा बता रखा है, 12 लाख रुपए के नीचे के इनकम है तो सोचना ही नहीं है, वो ओल्ड टैक्स में आपको जाना ही नहीं है, न्यू टैक्स के साथ ही सिंपली प्रोसीड करो। उसके बाद में भाई यहाँ पे टैक्स पेड का आपको कॉलम देखने को मिल जाता है। तो यहां पे बेसिकली क्या होगा, जो भी आपका TDS कटा होगा, जो 26 AS के अंदर हम लोगों ने देखा था, तो सैलरी पे कटा होगा तो TDS 1 में दिखेगा, कोई अदर इनकम पे कटा होगा तो यहां पे TDS 2 के अंदर देखने को मिलेगा, और अगर आपने कोई एडवांस टैक्स का, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट किया हुआ है तो आपको यहाँ पे लास्ट कॉलम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बस आपको एक हल्का सा काम ये करना है कि जो भी आपका TDS कटा हुआ है, जो भी एंट्री है उसको आप सेलेक्ट एडिट की सिंपली कीजिए, और यहाँ पे जिस भी ईयर के अंदर टैक्स डिडक्शन हुआ है, जैसे 25-26 में हुआ है, बस आपको वो ईयर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे अगर कोई एडवांस टैक्स है तो अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ा है एडिशनली, जो अगर आगे जाके हम चेक करेंगे 12 लाख के बियॉन्ड हुआ तो टैक्स का पेमेंट भी करना पड़ सकता है, तो इसी कॉलम पे आके आपको BSR कोड, यहाँ पे चालान नंबर वगैरह ये चीजें आपको अपडेट करनी पड़ेगी। फिर भाई लास्ट कॉलम आता है वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी। तो मैंने बताया 12 लाख के नीचे इनकम है तो यहाँ पे आपको पूरा गवर्नमेंट रिबेट देता है, आपको अपनी जेब से कोई भी टैक्स पे करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट बेसिकली नहीं है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर 12 लाख को क्रॉस करोगे तो न्यू टैक्स में जितना भी टैक्स लग रहा होगा रिबेट हटा देगा और यहाँ पे सीधा आपको टैक्स की कैलकुलेशन बता देगा। तो सिंपली यहाँ पे भी आपको कंफर्म करना है। उसके बाद में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करोगे तो देखो अगर आपका कोई टैक्स नहीं बन रहा है तो अगर TDS कटा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है यू आर एलिजिबल फॉर द टैक्स रिफंड, यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा। लेकिन भाई अगर ऐसा नहीं होता, अगर आप 12 लाख को क्रॉस करते हो तो बकायदा यहाँ पे आप देख सकते हो आपको प्रॉपर बता देगा कितना आपको टैक्स भरना है, और जैसे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करोगे ऊपर रिफंड की जगह यू नीड टू मेक द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट, ये आपको सिंपली दिखाने वाला है। तो अगर आपको अमाउंट दिखाता है तो सीधा पे नाउ बटन का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके अपना चालान जनरेट कर सकते हो। मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है इनकम टैक्स पेमेंट ऑनलाइन का, एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो अगर आप टैक्स का देखो पेमेंट करते हो ना, तो टैक्स पेड वाले कॉलम के अंदर जाकर ये जो एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट का कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे अपनी BSR कोड, चालान की डिटेल्स अपडेट करना मत भूलना। लेकिन देखो अगर सब कुछ करेक्ट है, आपका रिफंड भी बन रहा है या आपने टैक्स का पेमेंट ही कर दिया है, तो सिंपली आप प्रीवियस सबमिट बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करो, प्रोसीड टू वैलिडेशन, आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सिंपली प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है, इस PDF फाइल को आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। प्रोसीड टू वैलिडेशन, अगर सब कुछ आपका करेक्ट है यहाँ पे आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाता है। फिर लास्ट में बस एक OTP डाल के आप यहाँ पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट करा सकते हो। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा ओल्ड टैक्स का भी रेफरेंस देता हूँ। आपको लगता है कि यार न्यू टैक्स में तो भाई मेरा टैक्स बन रहा है, हो सकता है ओल्ड टैक्स में ना बने, तो उसके लिए क्या आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं। आपको सिंपली जाना है पर्सनल इंफॉर्मेशन में, यहां पे जिस ऑप्शन को आपने नो कर रखा था ना, उस ऑप्शन को सिंपली आप यस कर दो। यस करने से आप सीधा ही ओल्ड टैक्स के अंदर स्विच हो जाओगे, और बाकायदा आप टैक्स फाइलिंग के टाइम पे आप स्विच कर सकते हो। भले आपने अपने HR को जो भी मर्जी दे रखा हो, चाहे ओल्ड दे रखा हो, न्यू दे रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में सिंपली आपको ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे अब सारी चीजें ओल्ड टैक्स के अंदर कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे आप जैसे सैलरी बटन पे एडिट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अगर आपको HRA मिलता है, LTA मिलता है, तो उसके ऑप्शन यहाँ पे खुल चुके, वो बकायदा आप डिडक्शन यहाँ पे अमाउंट वगैरह ले सकते हो। ऐसे अगर आप देखोगे प्रोफेशनल टैक्स आपका, अगर आपका 1200 रुपए, 2400 रुपए कटता है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। और ऐसे अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे होम लोन था, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे पहले ये ऑप्शन नहीं खुल रहा था, अब ऑप्शन यहाँ पे खुल चुका है। आप अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन बकायदा आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने लेट आउट पे किया था। और ऐसे अगर आप टोटल डिडक्शन के अंदर जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो बकायदा ATC, जहाँ पे आप अपने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम,
बच्चों की फीस, ये सब कुछ मिला के 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन ले सकते हो। इसके अलावा एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं 1B के अंदर 50,000 की डिडक्शन ले सकते हो। और यहाँ पे भी एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है सीसीडी 2 के अंदर वो भी आपको देखने को मिल जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो, अपना भी करते हो, पेरेंट्स का भी करते हो, उनका मेडिकल चेकअप भी कराते हो, उसका डिडक्शन आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होता है वो भी यहाँ पे आपको इस कॉलम के अंदर यहाँ पे आप 80 दे सकते हैं 10,000 रुपए तक का, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। मतलब जो पुरानी टैक्स सिस्टम की जितनी भी डिडक्शन है वो सारी देखने को मिल जाती है, चैरिटी से लेकर पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशन तक। तो इन दोनों चीजों को फिलअप करके आप चेक कर सकते हो लास्ट के अंदर कि भाई मेरा टैक्स कितना बन रहा है, कि मेरा रिफंड बन रहा है, कि मेरा मतलब ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर ज्यादा टैक्स बन रहा है या फिर न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर ज्यादा टैक्स बन रहा है। तो इस तरह से आप कंपैरिजन वगैरह भी कर सकते हो। तो गाइस ये था पूरा डिटेल वीडियो। फिर भी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लस अगर आप डिटेल के अंदर और एडवांस में सीखना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, या फिर आप एक्सपर्ट की मदद यहाँ पे लेना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।